इंदौर के हीरानगर में छात्रा आशा के सुसाइड मामले में नई बात सामने आई है। लड़की पढ़ाई और करियर के दबाव में थी। खुद को मोटिवेट करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन हार गई और जान दे दी। देखिए रिपोर्ट। आशा ने अपनी जिंदगी को सहेजने की हर संभव कोशिश की, लेकिन दबाव के आगे बिखर गई और अपनी ही जान को खत्म कर लिया। दबाव पढ़ाई का था, दबाव करियर का था, दबाव कुछ करने का था। इसी दबाव में डिप्रेशन में पहुंच चुकी आशा उइके ने 20 पन्नों में मोटिवेट करने वाली बातें लिखी। खुद के लिए लिखा, नींद से जागो, अब पढ़ना ही एक मकसद है। आशा उइके इंदौर के हीरानगर में किराए के मकान में रह रही थी, जहां रविवार को उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन उसके कमरे में जो कुछ दिखा और मिला वो सबको हैरान कर गया। लड़की खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ न कुछ लगातार लिखती रही। हताश होती थी तो अपने माँ बाप और परिवार से माफी भी मांगती थी। कमरे में दीवार पर ढेर सारे कागज चिपके थे। ऐसे ही एक कागज पर लिखा था, नींद से जागो, अब मेरा एक ही उद्देश्य पढ़ना है। पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, और रिवीजन की बात को भी याद रखना है। यूपीएससी नहीं किया तो सफलता नहीं मिल पाएगी। कोई भी आईएएस ऐसे नहीं बनता। मैं कल से बेहतर हूँ, मैं अपने आप को सुधार रही हूँ। मेरा एक ही मकसद है, आईएएस बनना। इन लफ्जों में आशा मुश्किलों से बाहर निकलती हुई दिखती है, लेकिन दीवार पर चस्पा और डायरी में दर्ज पन्नों में आशा अपनी भूल सुधारती और खुद को ढांढस भी बंधाती नजर आती है। मैं ओवर थिंकिंग करने लगी हूँ, अपने करियर को लेकर काफी सोचने लगी हूँ, लेकिन कुछ बनना चाहती हूँ और जल्द ही मंजिल भी पालूंगी। आशा के पिता किसान हैं। बेटी पढ़ने में अव्वल थी तो इंदौर भेज दिया, लेकिन बड़े शहर में पढ़ाई के दबाव में और दूसरे बच्चों को देखकर वो घबराने भी लगी थी। और आखिरकार वो मनहूस खड़ी है, जिसके बारे में शायद परिवार ने भी नहीं सोचा था। एनडीटीवी के लिए इंदौर से तनुश्री की रिपोर्ट। इंदौर में पढ़ाई के तनाव में 3 दिनों में छात्रों की आत्महत्या का ये चौथा मामला है। रविवार को एक लॉ स्टूडेंट, एक बीएससी का छात्र और एक नर्सिंग की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। इनमें से नर्सिंग की छात्रा ने दीवार पर लिखा कि वो सरकारी नर्स नहीं बन सकी, इसलिए डिप्रेशन में आकर ये कदम उठा रही है। मंगलवार को सुसाइड करने वाली आशा ने भी डिप्रेशन में आकर ये कदम उठाया है। तेजी से बढ़ते आत्महत्या के मामले डरा देने वाले हैं। ऐसे में आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि अगर पढ़ाई को लेकर आपका कोई परिजन, दोस्त या आपके आसपास रहने वाला कोई छात्र तनाव में है तो उसकी मदद करें, उससे पॉजिटिव बातें करें, उसे मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह दें। और आगे बढ़ते हैं। हनीमून मनाने इंदौर से मेघालय गए एक नवविवाहित दंपत्ति के लापता होने का मामला सामने आया है। इंदौर के राजा और उनकी पत्नी सोनम 24 मई से लापता है। मेघालय के जिस ओसरा हिल इलाके में उनकी आखिरी लोकेशन मिली थी, वो इलाका आपराधिक घटनाओं के लिए जाना जाता है। तो फिर क्या है हालात और क्या है ये पूरा मामला, एक खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। इंदौर के एक कपल का मेघालय में लापता होने का मामला गहराता जा रहा है। रविवार को लापता हुए दंपत्ति का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। दोनों हनीमून मनाने मेघालय गए थे और 24 तारीख से लापता हैं। परिवार के अनुसार दंपति 20 मई को इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे थे, जहां मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद 23 मई को मेघालय से शिलोंग के लिए रवाना हुए। शिलोंग पहुंचने के बाद शुरुआत में परिवार का दोनों से संपर्क बना रहा, फिर संपर्क टूट गया। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी को पहले लगा कि नेटवर्क का इशू होगा, लेकिन 24 मई से दोनों के मोबाइल बंद हो गए। तब से परिवार की चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि दंपति की आखिरी लोकेशन शिलोंग के संवेदनशील इलाके ओसरा हिल में मिली थी, जहां उनकी किराए की एक्टिवा लावारिस हालत में पाई गई है। शुरुआत में राजा और सोनम के परिवार के लोगों ने रेंटल एजेंसी से संपर्क किया। पता चला कि दोनों रेंट पर एक्टिवा लेकर ओसरा हिल की तरफ रवाना हुए थे। पुलिस की मदद से ओसरा हिल में सर्च अभियान चलाया गया। ओसरा हिल में किराए पर दी गई एक्टिवा लावारिस हालत में मिली। जिस इलाके से राजा और सोनम लापता हुए हैं वो इलाका बदमाशों के लिए बदनाम है। पहले भी इस इलाके से एक दंपत्ति लापता हो चुका है, इसलिए समय बढ़ने के साथ परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि इंदौर पुलिस कमिश्नर दंपति के परिवार और मेघालय पुलिस के संपर्क में बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।
और अहम खबर राजधानी भोपाल से चेरापूंजी में लापता हुए कपल पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ट्वीट सामने आया है। सीएम ने लिखा है, दंपति के लापता होने की खबर चिंताजनक। सीएम मोहन यादव ने मामले पर मेघालय के सीएम से बात की है। सीएम कोनराड सांगमा से प्रभावी कार्रवाई का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश के अधिकारियों को मेघालय प्रशासन के संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। मेघालय प्रशासन से संपर्क करें, जो भी हो वो करें। मेघालय के चेरापूंजी से लापता हुए कपल, मध्य प्रदेश के कपल 24 मई से लापता है और दोनों के मोबाइल फोन बंद हैं। राजा और सोनम रघुवंशी का मोबाइल फोन बंद है। साथ ही सीएम ने लिखा है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि राजा और सोनम सकुशल अपने घर वापस लौटे। हम उनकी सुरक्षित वापसी के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ प्रयासरत हैं। और उन्होंने ट्वीट भी किया है और इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से वहां बात भी की है। साथ ही अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए। 34 साल पहले पदयात्रा से सियासत की शुरुआत करने वाले पांव पांव वाले भैया यानी शिवराज सिंह चौहान अब जब देश के कृषि मंत्री हैं तो फिर एक बार पदयात्रा पर हैं। लेकिन इस बार मिशन अलग है, विकसित भारत संकल्प पदयात्रा। इस पदयात्रा के साथ वे किसान, महिला सशक्तिकरण और अपने राजनीतिक भविष्य तीनों को एक साथ साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक खास रिपोर्ट आप देखिए। साल 1991 जब एक युवा सांसद ने पैरों में चप्पल पहनकर विदिशा की 8 विधानसभा सीटों में पदयात्रा की थी, लोग बोले पांव पांव वाले भैया। और अब 34 साल बाद वही पांव पांव वाले भैया देश के कृषि मंत्री फिर एक बार पैदल, फिर वही विदिशा, फिर वही जज्बा, पर इस बार मिशन नया, विकसित भारत संकल्प पदयात्रा। 66 साल के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसी संसदीय क्षेत्र से एक और पदयात्रा शुरू की है जिसे उन्होंने 6ठी बार जीता है। हर दिन वो 20 से 25 किलोमीटर दूरी की यात्रा तय करेंगे और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हर हिस्से को छुएंगे। यात्रा सप्ताह में 2 से 3 दिन चलेगी। इस यात्रा में वो लखपति दीदी के बाद करोड़पति दीदी की भी बात कहते हैं। विकसित भारत, प्रधानमंत्री जी का संकल्प और विकसित भारत के लिए विकसित गांव और शहर। हर गांव की जनता के मन में जब यह भाव पैदा होगा कि मुझे अपना गांव विकसित बनाना और अपना भी योगदान देना है, मेरे गांव की स्वच्छता, मेरे गांव में शिक्षा, मेरे गांव में जल संरक्षण, मेरे गांव में उन्नत खेती, मेरे गांव में रोजगार, और मैं अपने नागरिक कर्तव्यों का ठीक से पालन करूंगा और विकसित बनाने में अपना योगदान भी दूंगा तो गांव विकसित बनेगा। ये जागरूकता पैदा करने के लिए विकसित भारत मंत्र के रूप में अब फैल रहा है। मैं जनता के बीच अपने क्षेत्र में निकला हूं और आप देख रहे हैं कि जनता का सैलाब विकसित भारत के संकल्प के साथ खड़ा है। जहां जहां शिवराज की पदयात्रा पहुंच रही है वहां सिर्फ भाषण नहीं, खेतों में संवाद हो रहा है। कृषि वैज्ञानिक किसानों से सीधी बात कर रहे हैं खेतों में चौपालों पर। 29 मई से विकसित कृषि संकल्प अभियान की भी शुरुआत हो रही है, जिसमें वैज्ञानिकों की 2170 टीमें बनाई जा रही हैं। एक टीम में 3 से 4 वैज्ञानिक होंगे जो गांव-गांव जाएंगे। वहां के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, मिट्टी में जो अलग अलग पोषक तत्व हैं, जलवायु परिवर्तन के असर, अलग अलग फसलों में कीटों के प्रकोप जैसे विषयों को समझकर किसानों को सलाह देंगे, उनके सवाल सुनेंगे, जवाब देंगे। वैज्ञानिक किसानों को आधुनिक रिसर्च के बारे में बताएंगे, सुझाव ये भी देंगे कि कौन सी फसल, बीज, खाद उपयुक्त है। 700 से ज्यादा जिलों में 1.5 करोड़ से ज्यादा किसानों से सीधा संवाद होगा। आज भी सड़कों पर हैं और अभी फिर सड़कों पर निकलेंगे। वैज्ञानिक और किसान लैब टू लैंड ये जोड़ने का कार्यक्रम है। रिसर्च करके जो ज्ञान अर्जित किया है, आधुनिक कृषि पद्धति, अच्छे बीज, जलवायु अनुकूल बीज, संतुलित खाद, इन सब मुद्दों को लेकर वैज्ञानिक किसानों के पास जा रहे हैं। दोनों का संवाद खेती के उत्पादन को बढ़ाएगा, लागत को घटाएगा। दीर्घकालिक रहेगा या अभी खरीफ से सीजन के लिए भी? अभी खरीफ के लिए, इसके बाद फिर रबी के लिए।
1991 में शिवराज अकेले चले थे, अब साथ हैं पत्नी साधना, बेटा कार्तिकेय, बहू अमानत और कई किसान वैज्ञानिक भी। ये सिर्फ एक पारिवारिक क्षण नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उत्तराधिकारी की पटकथा लिखी जा रही है। कार्तिकेय पहले भी मंचों पर दिखे हैं, लेकिन इस बार वो केंद्र में हैं। साफ है 2013 से कार्तिकेय पिता के नक्शे कदम पर हैं। बुधनी चुनाव अभियान हो या 2018 की रणनीति, 2023 में भी चुनावी सभाओं में सक्रिय और 2024 में सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक हर मोर्चे पर मौजूद। अब जब शिवराज दिल्ली में मंत्री हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी जमीनी पकड़ बनाए रखना। सीहोर और विदिशा उनका गढ़ रहे हैं और पदयात्रा के जरिए वो यही पकड़ और संवाद दोनों को मजबूत कर रहे हैं। सभी एक परिवार है, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। जितने हैं सब अपना परिवार है और ये मेरा भाई अपने हाथ से माला लगा बना के लाता है हमेशा। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सिर्फ जनता से संवाद है या फिर राजनीति में नई भूमिका की पटकथा, जिसमें पिता मंच संभाल रहे हैं और बेटे को सियासत में लाने की भूमिका भी तय कर रहे हैं। बुधनी का उपचुनाव हुआ था, तब भी उनका नाम चर्चा में आया था कि कार्तिकेय के लिए टिकट की मांग की गई है। भाजपा में पार्टी तय करती है कि किसे कब टिकट देना है, तो उस हिसाब से शिवराज जी भी जानते हैं कि पार्टी लाइन कैसे तय होती है, पार्टी में कैसे मिलता है, तो उस आधार पर वो सक्रिय तो उसे रखना चाहते हैं, एक कार्यकर्ता की तरह क्षेत्र में रखना चाहते हैं। जैसे दूसरे कार्यकर्ता हैं, वैसे कार्तिकेय को भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक आम कार्यकर्ता की तरह वहाँ क्षेत्र में रखें और क्षेत्र में उसको सक्रिय रखा जाए, यही उनका एक उद्देश्य है। एक और पांव वाले भैया का परिचित चेहरा शिवराज सिंह चौहान, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मंच, जहां नरसिंहपुर में हुआ कृषि उद्योग समागम। किसान और उद्योग एक साथ एक मंच पर, दोनों घटनाएं एक ही दिन, मगर दो अलग अलग संदेश। एक गांव की सीधी बात, दूसरी किसानों के साथ कॉर्पोरेट साझेदारी का सपना। जहां शिवराज पदयात्रा में जनता से संवाद कर रहे हैं, वहीं मोहन यादव निवेश और टेक्नोलॉजी की भाषा में भविष्य की खेती के सपने देख रहे हैं। कृषि आधारित उद्योग और किसानों के लिए भी उनकी फसल के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ सभी प्रकार के कृषि यंत्र, खाद, बीज, दवाई, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, अन्य खेती के बढ़ाने के साथ साथ बागवानी, उद्यानिकी और खास करके मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, कुल मिलाकर के 11 से ज़्यादा मंत्रालयों की समेकित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और ये प्रदेश भर में अलग अलग सेक्टर में हो रहा है। अब कुछ सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। शिवराज की यात्रा में शुरुआत में न बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा थे, न संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा। शिवराज जी की पदयात्रा जो है न तो संगठन की पदयात्रा है न केंद्रीय मंत्री की पदयात्रा है, तो उनकी पदयात्रा जैसे मैंने कहा है कि सांसद के रूप में उनकी पदयात्रा है। और हर सांसद या हर विधायक जब अपने क्षेत्र में जाता है यात्रा करने, अपने मतदाताओं से मिलने के लिए, तो संगठन के पदाधिकारी उसमें हों ये या संगठन की उसमें कोई भूमिका हो, वो कतई आवश्यक नहीं है। और इसे सियासी द्वंद बनाते हुए कांग्रेस ने भी चुना है विदिशा को। शिवराज के गढ़ में ही गांव के स्तर पर संगठन को खड़ा करने का मिशन उसी जिले में कांग्रेस ने शुरू किया है। ग्राम स्तर पर पुनर्गठन अभियान, शायद शिवराज के घर में ही सेंध की तैयारी। कांग्रेस उनसे यात्रा पर सवाल भी पूछ रही है। मध्य प्रदेश का किसान खून के आंसू रो रहा है। जो सोसाइटियां हैं सहकारी, उसमें भी और भी हो गया, इसलिए कि आपने कह के गए थे मैं ब्याज में भर दूंगा, वो ब्याज भी नहीं भरा आज की सरकार ने। तो इनके उत्तर कौन देगा? और फिर आप पदयात्रा करो तो मूंग की खरीदी की घोषणा आपकी सरकार ने नहीं की। आपने प्याज 1 रुपए किलो फेंकना पड़ रहा है। फिर इस तरीके से, जिस तरीके से आपकी पद यात्रा करके गुमराह करने की बात करते हो, तो मैं एक 37-38 हफ्ते से आपसे समय मांग रहा हूं किसानों के दर्द को लेके। आपने वो समय तो नहीं दिया। मैं भी किसान का बेटा हूं। 100 सप्ताह में आपसे समय मांगूंगा। उसके बाद इसी विदिशा में, इसी बुधनी में, जहां पद यात्रा कर रहे हैं लाखों किसानों को लेके आपको घेरने आऊंगा। 1991 में पहली बार सांसद बने शिवराज ने इन्हीं रास्तों पर पांव चलकर अपनी पहचान बनाई थी। 34 साल बाद एक बार फिर वही रास्ते, मगर अब देश के कृषि मंत्री की नई भूमिका में। कहने को ये यात्रा राजनीति से दूर है, पर नड्डा की कुर्सी और बीजेपी की अगली रणनीति में शिवराज की मौजूदगी को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेरे पास जो काम है पार्टी ने दिया है, मैं केवल वही कर रहा हूं, वही करूंगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं।
पार्टी ने जो काम दे दिया, अभी किसानों का दिया है, ग्रामीण विकास का, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही मेरा धर्म है, यही मेरा जीवन है, यही मूल मंत्र है। जो काम पार्टी सौंप दे उसको करो। मेरे दिमाग में, मेरी हर सांस में खेती बसी है, किसान बसा है। जानकार मानते हैं शिवराज फिर पैदल हैं, पर इस बार सिर्फ अपने गांव के लिए नहीं, शायद अपनी पार्टी के लिए और शायद अपनी अगली भूमिका के लिए भी। नसरुल्लागंज से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV। भोपाल के जमहूरी मैदान में 31 मई को होने जा रहा है एक भव्य महिला सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी बीजेपी ने अपनी महिला पदाधिकारियों को सौंपी है और थीम होगी सिंदूरी। भोपाल अब पूरी तरह महिला सम्मेलन की तैयारियों में जुटा है। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके को यादगार बनाने के लिए बीजेपी अपने कोर वोटर्स को एकजुट करने जा रही है और ये मौका खास होगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल की जमीन पर महिला शक्ति के बीच मौजूद रहेंगे। आयोजन की बागडोर इस बार पूरी तरह महिलाओं के हाथ में है। एक समर्पित टीम बनाई गई है जो सिंदूर थीम पर केंद्रित इस भव्य सम्मेलन को सफल बनाने में जुटी है। महिला सशक्तिकरण जो हमारी सरकार की प्राथमिकता है, स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं स्वावलंबी बने, महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, ये हमारी प्राथमिकता है और उन सब बहनों को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। ये हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। इस मौके पर 620 महिलाएं सिंदूरी साड़ी में होंगी। भोजन, वाहन, मंच संचालन सभी जिम्मेदारी महिलाओं के पास होगी। हर मंडल से 20 महिलाओं को बुलाया जाएगा। सभी को सिंदूरी साड़ी पहनने के निर्देश दिए गए हैं। 6 सदस्यीय महिला समिति की निगरानी में आयोजन किया जाएगा। 1 लाख से ज्यादा महिलाओं के पहुंचने की तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी के लिए जम्बूरी मैदान पर हेलीपैड बन रहा है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें 1500 महिलाएं हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री लोकमाता देवी अहिल्याबाई को समर्पित विशेष डाक टिकट और सिक्के का विमोचन भी करेंगे। इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना और उज्जैन में क्षिप्रा के विभिन्न घाटों के भूमि पूजन लोकार्पण भी होंगे। भोपाल से वर्चुअली उज्जैन में आगामी सिंहस्थ महापर्व 2028 के लिए निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। भोपाल से वर्चुअली सतना और दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण भी करेंगे। आयोजन स्थल पर सुरक्षा की तैयारियां भी जोरों पर हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का घेरा रहेगा और हर पहलू की मॉनिटरिंग खुद वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। आयोजन स्थल पर ही हेलीपैड बनाने से यातायात पर असर न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। निर्धारित जो SOP है, उस SOP के अंतर्गत सुरक्षा के जो भी मापदंड हैं उसके अनुसार पुलिस ने तैयारियां की हैं। चाहे जगह जगह चेकिंग की बात हो, संवेदनशील जो जगह है उन पर निगरानी की बात हो, या खास तौर पे अलग अलग जो वेरिफिकेशन और जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है एक समान तौर पे पुलिस की जांच के दायरे में है। और ख़ास तौर पे इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस पूरी सतर्कता से कार्रवाई करे। हालांकि इस आयोजन को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हैं। विपक्ष इस मौके पर सरकार से उसके पुराने वादों को लेकर सवाल पूछ रहा है। आज गांव के अंदर कहीं भी जाओ तो गैस की टंकी, बहनें आज भी गैस की टंकी नहीं भरा पा रही है। उनके छज्जों में पड़ी गैस की टंकियां। तो प्रधानमंत्री जी गैस की टंकी छज्जों से कब नीचे उतरेगी, कब गैस भराएगी, बताए प्रदेश की महिलाओं को। आप चुनाव में आए थे, आपने बड़े बड़े पिंक पोस्टर लगे थे, 3000 रुपए देंगे प्रति महिला को, लाडली बहना को। तो आपने अभी तक, आपकी सरकार ने क्यों नहीं 3000 रुपए दिए? क्या प्रधानमंत्री जी इस पे बात करेंगे? इस पे मैं आज आपसे कहता हूं, इन दोनों बात पे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। सिंदूरी थीम के इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी महिला शक्ति को एक नया मंच देने जा रही है। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में होने वाले महिला सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भोपाल आ रहे हैं। तकरीबन 1 लाख महिलाओं को इस जम्बूरी मैदान पर लाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है और प्रदेश भर की महिलाएं इस राजधानी भोपाल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आएंगी। सिंदूरी थीम पर यह कार्यक्रम होगा। इसके अलावा यदि बात करूँ तो प्रदेश भर में
तमाम राजधानी भोपाल की बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को सिंदूरी वेशभूषा में आने के लिए कहा गया है और सुरक्षा से लेकर तमाम इंतजामात पूरे हो चुके हैं। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों का समान न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने के मकसद से सरकार ने युक्तियुक्तकरण यानी रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ का शिक्षक संघ इसके विरोध में उतर आया है। शिक्षक संघ का आरोप है कि रैशनलाइजेशन के नाम पर सरकार 4000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने और शिक्षकों के 45,000 पद कम करने की कोशिश कर रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार युक्तियुक्तकरण लेकर आई है, लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में कुल 54,185 स्कूल हैं, जिनमें से 297 स्कूल शिक्षक विहीन हैं। 7,127 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है, जबकि कई ऐसे स्कूल हैं जहां छात्रों की संख्या के हिसाब से शिक्षक ज्यादा हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए ही युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। जिन स्कूलों में ज्यादा शिक्षक होंगे वहां से शिक्षकों को कम शिक्षक वाले स्कूल में भेजा जाएगा। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है उस स्कूल के छात्रों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। अब शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहा है। प्रदेश में युक्तियुक्तिकरण के नाम से 2008 के सेटअप से छेड़छाड़ किया जा रहा है। 2008 का सेटअप बहुत सोच विचार के विद्वानों ने इसको बनाया था, सचिव स्तरीय कमेटी थी और पदों को कम किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में यदि वर्तमान में हम देखते हैं लगभग 44,000 पद एक झटके में समाप्त किए जा रहे हैं। यदि बीजेपी का जन घोषणा पत्र आप देखें तो लगभग 57,000 पदों की भर्ती की इन्होंने बात कही थी, लेकिन उल्टे पदों में भर्ती न करके पदों को समाप्त किया जा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। यदि 28 तारीख को हमारी इन मांगों की अनदेखी की जाएगी तो आगे हम अपना आंदोलन को अनिश्चितकालीन में परिवर्तन करेंगे। शिक्षक संघ का आरोप है कि इसे लागू करने से स्कूल और शिक्षकों के पद दोनों कम हो जाएंगे। शिक्षक संघ का दावा है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 2008 के सेटअप को खत्म कर दिया है, जिसमें प्राइमरी स्कूल में 60 छात्रों में एक हेडमास्टर और 2 शिक्षक होते थे। नए नियमों के मुताबिक 60 छात्रों पर अब एक हेडमास्टर और 1 शिक्षक होगा। पहले मिडिल स्कूल में 105 छात्र में 1 हेडमास्टर और 4 शिक्षक होते थे। अब मिडिल स्कूल में 1 हेडमास्टर और 3 शिक्षक होंगे। प्रदेश में 45,000 के करीब प्राथमिक और मिडिल स्कूल हैं। नए सेटअप के तहत 45,000 शिक्षक के पद खत्म हो जाएंगे। साथ ही जिन स्कूल में छात्र कम हैं, उसे दूसरे स्कूल में मर्ज किया जाएगा। स्कूल मर्ज करने से प्रदेश में 4,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस भी विरोध कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार युवाओं के रोजगार को छीनने के लिए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शिक्षा विभाग में चालू की है। युक्तियुक्तकरण से लगभग पूरे प्रदेश में 45,000 पद समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में नई भर्ती नहीं करनी पड़ेगी। वर्तमान में जो सेटअप है उसी सेटअप से इनका काम चलेगा। तो ये गलत है। ये एक तो शिक्षकों के साथ दिक्कत होगी, बहुत सारे स्कूल भी बंद करेंगे। आपने विधानसभा चुनाव के समय वादा किया था कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोजगार कहीं मिलता है तो शिक्षा विभाग में मिलता है। वैसी स्थिति में आप शिक्षा विभाग में ही 45,000 से अधिक पद समाप्त करने जा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? इधर सरकार का कहना है कि स्कूलों में समानता लाने के लिए और छात्रों के हित में युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। देखिए, युक्तियुक्तकरण बच्चों के हित में है। आज पूरे प्रदेश में अनबैलेंस है। कहीं हमारे 300 स्कूल शिक्षक विहीन हैं तो 5,000 स्कूल एक शिक्षकीय हैं और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों से ज़्यादा टीचर हैं। तो जो इस असमानता को समान करने के लिए युक्तियुक्तकरण है और इससे शिक्षा में काफ़ी गुणवत्ता में बढ़ावा होगा और बच्चों के हित में ये युक्तियुक्तकरण है। सरकारी स्कूलों में छात्र के अनुसार शिक्षकों की संख्या हो और बेहतर पढ़ाई हो, ये हर अभिभावक की मंशा है। लेकिन युक्तियुक्तकरण को लेकर सरकार के अपने दावे और शिक्षक संघ का अपना आरोप है। अब देखना ये होगा कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती है या शिक्षक संघ के जो आरोप हैं कि शिक्षकों और स्कूल की संख्या कम होगी, उसके लिए कुछ दिन इंतज़ार करना होगा। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।